हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। दिस इज चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स में स्वागत है। आज सीटेट का क्लास नंबर 6 होने वाला है। तो अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। और आज का यह सीडीपी का पेडागोजी का क्लास लेकर के आए हैं, जो कि अगर पेडागोजी को आप लोग समझ लेते हैं तो इस पेडागोजी से आपका क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है। तो 15 क्वेश्चन पहले लेकर के आते थे, वो आपका थ्योरी से था। अब ये जो 15 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, यह सीडीपी का पेडागोजी का क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन रिपीट होता है सीटेट एग्जाम में। तो सीटेट का एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो अगर सीटेट का एग्ज़ाम इसमें 100% गारंटी देकर कहता हूँ, अगर आप लोग यह 15 क्वेश्चन करते हैं तो 15 क्वेश्चन से आप 30 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और इस चैनल को आगे से आगे अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर का क्वेश्चन है एजर्सन से। क्वेश्चन नंबर 1 एजर्सन दिया हुआ है, एक तो आपका इसका रीजन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है कथन, एक दिया हुआ है तर्क। कथन अगर सही है या तर्क सही है, दोनों सही है तो इस तरह से ऑप्शन दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चों के विकास पर शैशवा अवस्था से किशोरा अवस्था तक ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल सही है, कथन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए तर्क पढ़ते हैं। यद्यपि जीवन की शुरुआत कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क की नमिता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। बिल्कुल संवेदनशील अवधि है। तो इसलिए आपका ऑप्शन देख सकते हैं फटाफट से और लाइव चैट में अपना आंसर बताएं। तो इसमें देख सकते हैं ए और आर दोनों सही है और आर ए का व्याख्या करती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बाकी भी आप लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करती है, आर ए की व्याख्या करता है। तो इसके बाद ऑप्शन सी में तो ए सही है तो आर गलत कर दिया, तो आर भी दोनों सही है कि उसकी व्याख्या भी करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निश्चित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है। परिवार और स्कूल समाजीकरण के प्रमुख योगदान होते हैं, लेकिन मीडिया और पाठचर्या जैसे अन्य संस्थाएं भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है, आगे भी पढ़ते हैं। स्कूल बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण नहीं, स्कूल प्राथमिक नहीं है, स्कूल द्वितीयक अभिकारक है। मीडिया बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण संरचना नहीं है। बिल्कुल महत्वपूर्ण संरचना है, तो आपका यह भी नहीं होगा, गलत लिखा हुआ है। यह इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड को आप लोग ढूंढिए। यहाँ पे नहीं, अगर नहीं यहाँ हट जाता है तो आपका यह ऑप्शन हो जाता सी नंबर। तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव लिखा हुआ है, तो यह आंसर आपका नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा है पॉजिटिव। तो डी नंबर देखते हैं। डी है बच्चों के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरह से भूमिका नहीं निभाते हैं। बिल्कुल भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और बी भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल देना चाहिए जहां बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए, वे अपने को महत्वपूर्ण समझ सके। तो बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है। उपलब्धि उद्देश्य पर बल दिया जाए,
और परीक्षाओं में विद्यार्थी को उपलब्धि अध्यापकों के द्वारा परिक्षेप्य समझने पर आधार बना। कोई परिक्षेप समझने पर आधार ये नहीं बनाना है। तो आपका ऑप्शन बी नहीं होगा। अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रिय अनुसरण करते नहीं, सक्रिय अनुसरण करते हैं। अगर यहाँ सक्रिय लिखा हुआ होता तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाता। निष्क्रिय नहीं करना है, ऑप्शन सी भी गलत है। विद्यार्थी के परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपेक्षा की जाती है। अगर विद्यार्थी को किसी भी परीक्षा के लिए अपेक्षा नहीं की जाती, बल्कि उसकी नॉलेज आगे किस तरह आगे अपना व्यवहार कर सकता है, सीखने के लिए यह व्यवस्था किया गया है। बच्चों के लिए यह व्यवस्था किया गया है, जो हमेशा परीक्षा के लिए नहीं किया गया है। तो बच्चे हमेशा सक्रिय रूप से सीख सकते हैं। सीखने के लिए यह पढ़ाई जरूरी है, ना कि परीक्षाओं के लिए। तो ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, जो कि दिया हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। आप लोग जिस भी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश, अगर इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप लोग अपना क्वेश्चन पढ़ करके आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं। एक बच्चे को 3 पर्वतों पर एक 3 डिग्री त्रि-आयामी मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक विभिन्न जगह से देख रही है। बच्चों को इस प्रकार इस दूसरे व्यक्ति की दृष्टि से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, तो वह सही तरीके से नहीं कर पाता है। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? देखिए, एक बच्ची है, वह बच्चे को दिखाया गया 3 मॉडल आकार का। मान के चलिए आपको कहीं 3 मॉडल आकार का ताजमहल दिखाया जा रहा हो, या किसी भी स्थान के या के कोई भी पर्वत दिखाया जा रहा हो। मान के चलिए एक पर्वत है 3 मॉडल का। आप अगर इस पर्वत को ड्राइंग थोड़ा ठीक से बना देते हैं, इस पर्वत को आप देख सकते हैं कहीं कि कोई साइड दिखेगा बड़ा आकृति की, कहीं से छोटा। अगर किसी दूसरे साइड से अगर इधर से देखते हैं तो कुछ और दिखेगा, इधर से देखते हैं तो कुछ और दिखेगा, और इधर से देखते हैं तो कुछ और। अलग अलग तरह से आप उसे देख सकते हैं। अगर अलग अलग दिशाओं से देखेंगे तो अलग अलग तरह का इमेज आपके दिमाग में आएगा, तो अलग अलग इमेज आप लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर बच्चे एक्टिविटी करता है तो जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन है केंद्रीयताकरण, जीववाद, वस्तु स्थायित्व या परिकल्पनात्मक चिंतन। तो आप लोग फटाफट से 4 का आंसर बताइए। देखिए, आत्मकेंद्रिता जो होता है वो 2 वर्ष से 6 वर्ष की बच्चा अपने मन में कर सकता है। तो जीववाद हो गया, विषय वस्तु का स्थायित्व। जब कभी किसी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बच्चों को दिया जाता है, तो वह उस चीज़ को देखकर और सुनकर अपने माध्यम से वह उसे स्थायित्व करता है, उसे किसी स्थान का बोध कराया जाए, इस तरह से बच्चे सीख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से भिन्न नहीं है, से गुणात्मक रूप से भिन्न है, से मात्रात्मक रूप से भिन्न है, से काफ़ी मिलती जुलती है। तो देखिए, जीन पियाजे के द्वारा बताया गया यह सोचने की प्रक्रिया किस प्रकार से भिन्न है? तो से भिन्न नहीं है, तो यह तो नहीं होगा। से गुणात्मक रूप से भिन्न है, गुणात्मक रूप से भिन्न है, चलिए पॉजिटिव है। मात्रात्मक, कभी मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं होता है, गुणात्मक रूप से होता है, तो ये भी नहीं होगा। काफ़ी मिलती जुलती है तो कुछ मायने ही नहीं रखता। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
आप लोगों को साउंड अच्छा जा रहा होगा, अगर नहीं जा रहा है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। थोड़ा सा इधर साउंड सब बज रहा है तो इस कारण से आज का वीडियो में थोड़ा साउंड आप लोग को आवाज़ में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, तो फिर भी आप लोग इस क्लास को अच्छी तरह से देखते रहिए और समझते रहिए। थोड़ा बहुत आवाज़ जा रहा होगा, साइड में थोड़ा रेडियो सब बज रहा है, तो चलिए उस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना, अपना पढ़ाई पे फोकस करते रहिए। सीटेट का एग्ज़ाम हर हाल में आप लोग को निकालना है, चाहे कुछ भी हो, सीटेट का एग्ज़ाम निकालना है। एक सीट आपको अपना पक्का करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया लेव वाइगोस्की से। क्वेश्चन यह भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लेव वाइगोस्की से। लेव वाइगोस्की का यह थ्योरम दिया हुआ है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है? तो लेव वाइगोस्की ने इसके बीच अंतर को किस तरह संबोधित किया है? इसके अंतर को किस तरह से संबोधित किया है? तो आप लोग जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए में है बुद्धि, इंटेलिजेंट। ऑप्शन बी में सीमा पथ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सोमल डेवलपमेंट। डी में है पार हो गया। ऑप्शन डी में है समायोजन, एडेप्शन। तो आप फटाफट से ऑप्शन डी में एडेप्शन है, इसके बाद आप फटाफट से इसका आंसर देते रहिए। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा पथ विकास का क्षेत्र। पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, सीमा पथ विकास का क्षेत्र क्या होता है। जब भी कोई भी बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। जैसे कभी भी एक छोटी सी बच्ची है, यह अपने सबसे पहले अपना गर्दन को संभालना सीखेगा। इसके बाद सबसे पहले अपने केंद्रीय बिंदु को संभालेगा, उसके बाद अपना सिर को संभालना शुरू कर देगा। धीरे धीरे अपने हाथों पे पकड़ बनाएगा, इसके बाद उंगली को भी धीरे धीरे पकड़ बनाएगा। जब भी किसी बच्चों को देखा गया है, जो आप भी देख सकते हैं, किसी भी बच्चे सबसे पहले अपने दोनों हाथों से कोई वस्तु को पकड़ते हैं या भर मुट्ठी किसी वस्तु को पकड़ते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, उसकी कौशल बढ़ती है तो वह उंगली को भी अपना पेंसिल को पकड़ना शुरू कर देती है। उसके बाद अपनी सुई को भी पकड़ना शुरू कर देता है। इसलिए उसे कहा गया सीमा पथ विकास का क्षेत्र। सबसे पहले तो बच्चे अपना गर्दन संभालेंगे, उसके बाद बाहों पे को सही ढंग से सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। धीरे धीरे हाथों को एडजस्ट करेगा, हाथों को उठाएगा बैठाएगा। इसके बाद उंगली पे आएगा, उंगली को पकड़ेगा। कोई भी वस्तु को दे दिया जाए अगर पकड़ने के लिए तो वो पूरा पकड़ता है। धीरे धीरे अगर पेन पकड़ना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे सुई सब भी पकड़ना सीख जाता है। इस तरह आप लोग सीमा पथ विकास के क्षेत्र इसको कहा जाता है। आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, पारस्परिक अध्ययन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? तो व्यवहारवादी सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, उपागम अधिगम के सूचना संप्रेषण के सिद्धांत और हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत। यह सिद्धांत शिक्षा शास्त्र प्रणाली का सिद्धांत किसने दिया है? तो आप लोग इसका बता सकते हैं। शिक्षा शास्त्री का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक उपागम का यह पारस्परिक अध्यापन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फटाफट से अगला क्वेश्चन करते हैं, आप लोग इसका आंसर देते रहिए।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है हमारे स्क्रीन पे। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन बड़ा है, आप लोग इसका आंसर दीजिए फटाफट से। हिंज की दुविधा, एक छोटी सी स्टोरी है जो कि हिंज के लिए बताया गया है। हिंज पर एक छोटा स्टोरी है तो इसको बताते हैं। यह एक रूही अपना प्रतिक्रिया करते हुए कहती है, दवाई को चोरी किसी भी परिस्थिति में करना गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंज कोल्बर्ट के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है। देखिए एक हिंज का छोटा सा स्टोरी है जो कि वह अपने वाइफ की दवाई के लिए एक डॉक्टर के पास गया। वह डॉक्टर के पास बस एक ही वह दवाई बहुत ही मेहनत से बनाया जो कि उसके लिए वह इम्पोर्टेंट था। बहुत रुपये खर्च करके वह अपना एक दवाई बनाया, लेकिन वह दवाई हिंज की पत्नी जो बीमार हुई थी उस दवाई से हिंज का पत्नी ठीक हो सकती थी। तो अगर वह उस डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा नहीं, यह दवाई हम नहीं दे सकते हैं, यह दवाई को हम बहुत मेहनत से बनाए हैं। तो हिंज के पास तो पैसा भी नहीं था जो उस दवाई को खरीद सके। तो उन्होंने अब दोनों तरफ से फंस गया। अब अपनी पत्नी का जान बचाने के लिए क्या अब उसे चोरी करना पड़ेगा या फिर हिंज का उस दवाई को लेना पड़ेगा। तो किस तरह से अब दोनों दुविधा में फंस गया। तो इस तरह दोनों दुविधा में फंसा, जो अगर हम चोरी करते हैं तो हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगा, तो अगर हम चोरी नहीं करते हैं तो मेरा पत्नी का मृत्यु हो जाएगा, इसकी जान नहीं बच पाएगी। तो हिंज ने यह इस प्रकार का उसका थ्योरी था। तो इसमें वही थ्योरी आया है। तो आप देख सकते हैं एक रूही नाम का लड़की है, वह अपनी, यह बोला गया है जो चोरी करना गलत बात है। तो चोरी करना गलत बात है, इसमें कोई पुलिस सब का बात नहीं आया है। तो उसमें उसे पकड़ करके ले जाएगा, क्या सही है क्या, अब दोनों में कौन सा सही काम किया और कौन गलत काम किया हिंज के द्वारा, तो वह तो इसमें नहीं है। तो इसमें सिर्फ यह बताया गया है चोरी करना यह गलत बात है। तो चोरी करना गलत होता है। तो लॉरेंज कोल्बर्ट के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है। तो ऑप्शन ए में है पूर्व पारंपरिक दंड अध्यापक अभिविकरण, पूर्व पारंपरिक या स्व पुरस्कार अभिविन्याकरण। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी पारंपरिक कानून का तो होगा नहीं। इसके बाद उत्तर पारंपरिक समाज अनुबंधन अभिविन्यास। तो अभिकरण, ये थोड़ा टाइपिंग हमको मिस्टेक लग रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके। तो फिर भी इसका ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, रूही किस स्तर पर है। तो रूही पूर्व पारंपरिक स्तर स्व पुरस्कार, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। यह कानून की अर्थव्यवस्था अभिविन्यास है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और आगे से आगे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और घंटी को दबा दीजिए ताकि हमें आप तक वीडियो पहुंचाने में सहायता हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार अंतःव्यक्तित्व बुद्धि से क्या तात्पर्य है। तो आप लोग फटाफट से ऑप्शन पढ़ के इस ऑप्शन का आप लोग उत्तर बताएं। जटिल संरचना, तो इसको देखते ही काट देना है। इसके बाद
दूसरे के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तर्क की प्रक्रिया करने की योग्यता, बिल्कुल पॉजिटिव बात है, ऑप्शन नंबर बी। फिर भी आगे पढ़ते हैं। सार्थक लक्ष्य निर्देश, लक्ष्य को निर्देश के उद्देश्य के लिए शरीर के कुशल के साथ उपयोग करना चाहिए, नहीं, ये तो गलत बात है। दृश्य स्थानांतरण, चीज़ों को सटीक रूप से तरीके से देखने और समझने की योग्यता, इससे भी पॉजिटिव आपका बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेशन को प्रस्तावित किया है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, समूह व स्व आकलन, प्रयोजन और मानकीकृत परीक्षा, मानकीकृत परीक्षा, पोर्टफोलियो बनाना, मानक निर्देश या तथा मानदंड निर्देश परीक्षा। मानदंड निर्देश परीक्षा नहीं करना है कभी भी। पोर्टफोलियो बनाना सही बात है, लेकिन मानकीकृत नहीं करना है। मानकीकृत इसमें भी आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसमें पोर्टफोलियो वो होता है जो शिक्षक के द्वारा अपने स्टूडेंट का बनाया हुआ पोर्टफोलियो होता है। अगर वह एक क्लास में रहता है तो एक क्लास से अगर यह दूसरे क्लास में प्रवेश करेगा तो एक क्लास का जो शिक्षक है वह दूसरे क्लास के शिक्षक को वह पोर्टफोलियो देगा। उसमें जो बच्चे का गतिविधि लिखा जाता है, जो बच्चे क्या क्या जानकारी प्राप्त किए हैं, कैसे क्या सब जानते हैं, तो वह अगर इस दूसरे क्लास वाले टीचर को दे देंगे तो वह टीचर उसके जानकारी को प्राप्त करके उसका पढ़ाई आगे 2 क्लास में स्टार्ट कर दिया जाता है। तो पोर्टफोलियो उसे ही कहा जाता है। पोर्टफोलियो बनाना एक अच्छी प्रक्रिया है जो कि होना चाहिए, सभी टीचर के पास सभी बच्चों का पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। आज आप लोगों को 15 क्वेश्चन कराने वाले हैं। 15 में कितना सही होता है आप लोग फटाफट से इसका स्कोर लास्ट में, वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसमें समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए। समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, तो देखिए इसका 11 का फटाफट से उत्तर दीजिए। तब तक हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं ऑप्शन को। उत्तरीय केवल सही उत्तर के लिए आधार पर प्राप्त। कभी भी अगर सही जितना भी अंक मिला हो तो उस अंक के आधार पर, केवल उत्तर के आधार पर आप किसी भी स्टूडेंट को अंक नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। केवल बच्चों द्वारा दी हुई त्रुटियों पर विचार करना। केवल बच्चों को क्या है, उसमें सभी का त्रुटि होना चाहिए, तो इसलिए आपका यह बी नहीं होगा। विद्यार्थी के लिए सीखने से प्रयास, उत्पादन और प्रक्रिया पर विचार करना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही लग रहा है। फिर भी डी को, सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का प्रयोग करना। कभी भी मानकीकृत दिख जाए तो इसको देखते ही काट देना है। मानकीकृत परीक्षा आप लोगों को कभी नहीं करना है। अगर आप लोग टीचर भी बन जाते हैं, विद्यार्थी को हमेशा एक्टिव रखिए, कभी भी किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं देना है। तो इसलिए आपका मानकीकृत नहीं करना है कभी भी बच्चों के साथ। मानकीकृत परीक्षा कभी नहीं लेना है, कभी इसका प्रयोग नहीं करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखिए फटाफट से आप लोग उत्तर दीजिए। अधिकांश देखा गया है कि
माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों में कराने व छोटे भाई बहनों की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है। आप लोग देखा ही होगा, जब अधिकांश घर में माता नहीं होती है, माता की अनुपस्थिति में कभी लड़कों की अपेक्षा में उतना लड़कों की अपेक्षा में लड़कियों की जो देखभाल, घर का देखभाल करना, अपने छोटे भाइयों सब का ध्यान रखना, भाई बहनों का ध्यान रखना, सभी छोटे का, और उस घर की अपेक्षा देखभाल करना, तो यह सब बताया गया है। यह सब लड़की ही कर सकती है, लड़का नहीं कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन बार बार जितने भी अभी तक क्लास कराए सभी क्लास में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। सिर्फ आपका क्वेश्चन चेंज रहेगा, सिर्फ इस क्वेश्चन चेंज रहेगा, इसमें सिर्फ दिया हुआ रहेगा जो रूढ़िवादिता के कारण, कभी पक्षपात के कारण, इस तरह से आपका ऑप्शन रहता है। तो क्वेश्चन में सिर्फ चेंज रहेगा, एक दूसरे को ज़्यादा, लड़का को हो या लड़की को, एक दूसरे को ज़्यादा मान्यता देगा और एक दूसरे को कम देगा। तो यह हो जाता है आपका जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं जेंडर स्टेरियोटाइप, जेंडर इक्वलिटी निष्पादन नहीं करना है, जेंडर इक्वलिटी समानता भी नहीं देना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। देख सकते हैं निष्पादन, समानता, प्रासंगिकता, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा के विशेषता नहीं है? क्वेश्चन निगेटिव पूछा, आप लोग ध्यान से इसका आंसर देते रहिए, इस पे आप लोग फोकस कीजिए। तो चलिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना, सही बात है। रट कर याद करने पर बल देना, यह तो गलत है। सहयोगी शिक्षण पर बल देना, सही बात है। जीवन प्रयत्न शिक्षा को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल प्रोत्साहित करना, कभी भी आपको हतोत्साहित नहीं करना है। तो आपका डी भी सही है, ए भी सही है और सी भी सही है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें निगेटिव ही पूछा गया, इसलिए जो आपका गलत है वही सही हो जाएगा। तो आपका ये सभी गलत हो जाएगा, तो बी ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा ही गलत है तो हमारा आंसर भी गलत ही सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 14, भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य से सही है? तो इसमें देख सकते हैं उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाध्य करती है। तो ऑप्शन बी, भाषा के संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विकास में बाधा आती है, तो होगा नहीं, बाधा तो आती नहीं है। भाषा के संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं होती है, भूमिका होती है संज्ञान भाषा के से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए, ऑप्शन क्या होने वाला है? स्वतंत्र रूप से, ऑप्शन डी भी आपका नहीं होगा, तो सिर्फ हो तो एक ही पॉजिटिव है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए और सही से इसका आंसर बताइए। देखते हैं आप लोगों में यह इस क्वेश्चन को, 15 नंबर का क्वेश्चन को कितने व्यक्ति सही कर पा रहे हैं। अगर आप सही कर पा रहे हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दीजिए। आप सभी का जितना भी कमेंट किया जाता है और जितना लाइव चैट में जुड़ते हैं, सभी का लाइव चैट देखा जाता है, कमेंट देखा जाता है। अगर किसी भी प्रकार का अगर आप लोग को दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो उसका आप लोग कमेंट कीजिए। हम सभी का कमेंट देखते हैं और उसका रिप्लाई आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए फटाफट से। एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्कों को समुदाय के सदस्यों के वार्तालाप करके
थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं साइज को। चलिए, वार्तालाप करके विकास के बारे में सीखने के लिए निम्न में से विकल्प को चुनिए जो समाजीकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षक के साधारण को दर्शाता है। तो ऑप्शन आप लोग पढ़िए और इसका आंसर फटाफट से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का, बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना। तो बिल्कुल सही बात है। यह विश्वास कि सीखना एक सामाजिक परिवेश में आता है और इससे संबंधित स्थापित करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सीखना, यह विश्वास रखना चाहिए, सामाजिक परिवेश से ही आता है। हम लोग जो भी ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, जो सबसे पहले बच्चा अपना समाज से ही अट्रैक्ट करके सीखता है, इसके बाद वातावरण में जाता है, जिस प्रकार का वातावरण मिलता है उस वातावरण से सीखते हैं। और कहीं पोस्टर सब लगा हुआ मिलता है, उस पोस्टर को भी देख करके सीखते हैं। या चलते फिरते भी हम कहीं भी जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो सभी जगह हम अपने भाषा, अपने ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं। ऑप्शन 2 भी हो जाएगा। ऑप्शन 3, विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए संबंध को महत्व देना। तो ऑप्शन 3 भी ठीक है। विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज़्यादा महत्व देना। ये कोई ज़रूरी नहीं है विद्यालय का ज्ञान को ही ज़्यादा महत्व दिया जाए। तो इसमें हो जाएगा, तो 4 होगा नहीं, तो ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में कितना में है, ए में ये नहीं होगा, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में 1, 2 और 3 दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिन्होंने अगर इस क्वेश्चन को 15 नंबर के क्वेश्चन को अगर अपने से सॉल्व कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है और खुशी की बात है। आप लोग इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आगे की भी आप लोग के लिए सभी क्लास लेकर के आएंगे। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो आपका एजुकेशन एक्सप्रेस नाम का यह चैनल है। अगर आप लोग कभी भी यूट्यूब पे जा कर के सर्च करते हैं तो एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स, तो आपको चैनल मिल जाएगा। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। और एक ज़रूरी सूचना, आप लोग अगर मेरा चैनल नहीं ज्वाइनिंग किए हैं टेलीग्राम का चैनल, तो फटाफट से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा कर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर सकते हैं। हो सके तो उस पर सभी क्लास आपको मिल जाएगा, सभी क्लास उस पर डाला हुआ है, तो जा कर के अपना फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो अपना स्कोर आप लोग जल्दी से बताइए फटाफट से, आपका कितना स्कोर आया है। 15 में आप कितना सही कर पाए हैं, तो इसका स्कोर फटाफट से बताइए। आपका सभी कमेंट पढ़ा जाता है, लाइव चैट पढ़ा जाता है। अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, फटाफट से पूछिए। और हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम सीडीपी का पेडागोजी को लेकर के। अब पेडागोजी बहुत ही आसान होने वाला है अगर इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो। जो बच्चे अगर पेडागोजी से डरते हैं, जो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व करें, क्या करें, बस उसके लिए भी आगे लेकर के आते रहेंगे क्लास। आपका पेडागोजी इतना आसान कर देंगे तो आप 30 में 28, 29 ला सकते हैं अगर इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो। इस और आगे सीटेट में भी पूरे सब्जेक्ट मिला करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं। बस बेसिक इन्फॉर्मेशन देना था, वो आप लोगों को दे दिए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।